हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर फीलिंग गुड। और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था। जो पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट था, उसका हमने हाफ पार्ट तो सॉल्व कर लिया था। जो रिमेनिंग पार्ट है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, आप मेरे साथ जुड़े रहिए सेशन के अंदर। हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे अभी। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन है ये आपका। ये जनरली ये क्वेश्चन है आपका, लिमिटिंग रीजन के ऊपर बेस है। इसके ऊपर लिमिटिंग रीजन। और आजकल ट्रेंड भी हो गया नॉर्मली। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है। मतलब आप लास्ट के जब आप दो तीन पेपर देखेंगे तो उसके अंदर इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ओके, आपसे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड इन द प्रोडक्ट। मतलब ये रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर अमाइड की कितनी परसेंटेज प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अमाइड कितना परसेंट बन रहा है, हमें ये निकालना है। तो चलिए, तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे। फर्स्ट हम लिमिटिंग एजेंट फाइंड करेंगे। लिमिटिंग एजेंट कौन सा है हमारा, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, मोलर मास के कंसेप्ट से निकालेंगे। फ्रॉम मोलर मास आप क्या करिए, जो असाइल क्लोराइड है, जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबका मोलर मास निकालते हैं यहाँ पे। एक मेरे पास ये है, देन ये है C6H5NH, C6H5, ये से ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सबका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास से ही हम पता कर पाएंगे कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा नहीं। ओके, देखिए वो कैसे निकालेंगे आप। आपको जनरली सबको मोलर मास कैसे निकालना है। यहाँ पे कितने कार्बन है, सी कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 6 बेंजीन रिंग में हो गए, 7 ही हो गए। 12 × 7 और 5 हाइड्रोजन। और क्लोरीन कितने यहाँ पे, 35। सॉरी, क्लोरीन का मास कितना होता है, 35। और ऑक्सीजन का मास 16। इसको ऐड करिए कितना आएगा, 12 7 से 84 हो गया। 5 + 35 + 60। इसको ऐड कर देता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर से। कितना आएगा, 84 + 5 + 35 + 60। तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है साइल क्लोराइड का, 140। 140 ग्राम ले लेते हैं। अब इसका निकाल लेते हैं। आपको पता है 12 6 72 + 5 77। और ये चीज यहाँ पे भी रिपीट है, +77 और 15। जैसे मोलर मास निकाला जाता है ना, वैसे ही निकाल रहा हूं मैं। 169, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन के अंदर। मैं ये तो मुझे पता है। अब मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैं ये बोल सकता हूँ, अगर इसका 1 मोल है तो इसके भी 1 मोल होने चाहिए यहाँ पे। बता, साइल क्लोराइड अगर 1 मोल है तो यहाँ पे भी इसके कितने मोल है, 1 मोल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 140 ग्राम ऑफ ए। मैं से मान लेता हूँ ए, इसे क्या मान लेता हूँ बी। 140 ग्राम ऑफ ए रिक्वायर्ड, 140 ग्राम ऑफ ए रिक्वायर्ड, 169 ग्राम ऑफ बी, 169 ग्राम ऑफ बी। 140 ग्राम ऑफ ए को कितना रिक्वायर होगा, बी 169 रिक्वायर होगा। तो मैं सकता हूँ 1 ग्राम ऑफ ए रिक्वायर्ड 169 डिवाइड बाय 140 ग्राम ऑफ बी, कैसे ना। अब हमें यहाँ पे ए कितना गिवन है, ए कितना गिवन है, 0.14। 0.14 ग्राम ऑफ ए रिक्वायर्ड 169 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 0.14 ग्राम ऑफ बी। इतना बी रिक्वायर होगा उसे, यस नो। अब देखते कितना आएगा ये, मल्टीप्लाई 0.14 डिवाइड 140। तो मतलब कितना चाहिए से रिक्वायर, 0.169 ग्राम। मतलब जब हमें 0.14 ग्राम ए लेंगे, जब हमारे पास 0.14 ग्राम ए होगा, हमें बी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 0.169। बट हमारे पास कितना है, बट वी गिवन, हमें कितना गिवन है, 0.388। तो मतलब ये बी क्या है मेरे पास, एक्सिस में है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, बी प्रेजेंट इन एक्सिस। हमारे पास बी किस में है,
एक्सिस में है, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा? जो कम होगा। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? लेस। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे? ए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू ए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए, मतलब असाइल क्लोराइड। अब उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट की यील्ड विथ द रेफरेंस ऑफ दिस वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसके रेफरेंस हम क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा देखिए, अब वही मोलर मास का कंसेप्ट लगाना है हमें। इसका मोलर मास कितना था हमारे पास? 140 ग्राम मोलर मास था। अब इसका भी निकालिए मोलर मास। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे आप? जैसे वही सेम कंसेप्ट है आपका। इसका मोलर मास कैसे निकलेगा? 1272 प्लस 5 77, 77 यहाँ पे 2 यूनिट और आ गई, 77 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। और कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास है हमारे पास 12। ये हमने किसकी, ये 77 किसका मास है? इसका। और ये कितनी यूनिट है? 3, 1 2 3। कार्बन का मास 12 ले लिया इस वाले कार्बन का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो 77 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 16 14, तो कितना मास आ रहा है? 273 ग्राम। तो मैं ये बोल सकता हूं विद द रेफरेंस ऑफ लिमिटिंग रीजन 140 ग्राम ऑफ ए गिव्स 273 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। यस या नो? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 1 ग्राम ऑफ ए गिव्स कितना देगा? 273 डिवाइड बाय 140 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। यस या नो? अब देखिए, अब हमें कितना दे रखा है लिमिटिंग रीजन? 0.14। लिमिटिंग रीजन कितना है हमारे पास? 0.14। तो 0.14 से कितना बनना चाहिए? 0.14 ग्राम ऑफ ए कितना प्रोडक्ट देगा? 273 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 0.14 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। अभी कितना आएगा हमारे पास? .273 ग्राम इतना बनना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड इतनी आनी चाहिए, पर आ कितनी रही है? 0.21 ये वाली जो आपको गिवन है यहाँ पे, अमाइड। तो परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी आपकी? परसेंटेज जो आपका ये अमाउंट आया है, जो लेस अमाउंट होगा, एक आपके पास 0.21 है और एक आपके पास 0.27 है। छोटे को बड़े से डिवाइड कर दीजिए, आपकी यील्ड आ जाएगी। ओके, तो जो आपको गिवन है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल 0.21, एक्सपेरिमेंटल आ कितनी है? 0.273। इसको डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी आपकी। कितना आएगा बच्चे? अराउंड 77%। कि हमें राउंड ऑफ वाला आंसर चाहिए, अराउंड 77%। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77%। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। मैं रफ चीज को मिटा देता हूं यहां से। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी के ऊपर है। एक बार आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप आसानी से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कंसीडर द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन को कंसीडर करना है। वेयर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 7.8 ग्राम ऑफ बेंजोइक, मतलब 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड लिया गया और यूज्ड टू गेट 7.8 ग्राम ऑफ ब्रोमो बेंजोइक एसिड। द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। वही क्या बोला गया हमसे? 6.1 ग्राम हमने ये लिया है और 7.8 ग्राम ये बन रहा है।
ये एक्सपेरिमेंटल बोल दिया गया है। अब देखिए कितनी परसेंटेज यील्ड है। यहाँ पे तो लिमिटिंग रेजिडेंट कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि एक ही कंपोनेंट रिएक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या था, दो कंपोनेंट थे आपके पास, उन दोनों का अमाउंट गिवन था, ये भी था ये भी था, तो आपको उन दोनों में से डिसाइड करना था किसको आप लेके प्रोडक्ट निकालेंगे। पर यहाँ पे तो एक ही गिवन है, तो बेंजोइक एसिड से ही आप प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, चलिए हम बेंजोइक एसिड से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे, कितना बन रहा है। पहले हम बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालते हैं, C6H5COOH। तो इसका पता है हमें 77 आता है मास। कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है 32, 16 से 32 प्लस 33 कितना हो जाएगा ये 77 प्लस 12 प्लस 33 122। इसका मोलर मास आ गया 122 ग्राम। अब ब्रोमो बेंजोइक एसिड का निकाल देते हैं, C6H5, H5 नहीं होगा H4 होगा, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन चला गया से, प्लस कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 2 है 32 33, और ब्रोमीन का मास कितना है 80 गिवन है हमें, है ना। कितना हो जाएगा 76 प्लस 12 प्लस 33 प्लस 80, तो 201। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि 1 मोल है ना दोनों का, 1 मोल 122 ग्राम ऑफ, इसको ए बोल दिया इसको पी बोल दिया, प्रोडक्ट ऑफ ए गिव्स 122 ग्राम ऑफ ए गिव्स कितना मिलेगा 201 ग्राम ऑफ पी। ओके, क्योंकि जनरली 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो उसको मोलर मास को भी कंपेयर करते हैं। 122 ग्राम ऑफ ए गिव्स 200 ग्राम ऑफ पी, और देन 1 ग्राम ऑफ ए गिव्स 200 डिवाइड बाय 122 ग्राम ऑफ पी। 1 ग्राम से इतना ही पी बनेगा। अब हमें दे कितना रखा है 6.1 ग्राम, 6.1 ग्राम ऑफ ए गिव्स 201 divided by 122 multiply 6.1 ग्राम ऑफ P। 122 मल्टीप्लाई 6.1, तो कितना आ रहा है हमारे पास ये 10.05 ग्राम ऑफ P। इतना भी प्रोड्यूस होना चाहिए थ्योरेटिकल, पर एक्सपेरिमेंटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है 7.8। ठीक है, तो यील्ड कैसे निकालनी, मैंने बताया जो छोटी चीज वैल्यू है उसको ऊपर रखिए, 7.8 डिवाइड बाय 10.05 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 7.8 डिवाइड बाय 10.05, तो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास अराउंड 78%। दैट इज ऑल्सो कम अराउंड 78%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपकी ऑर्गेनिक की भी रिक्वायरमेंट है और जो मोल कंसेप्ट है उसकी भी रिक्वायरमेंट है करने के लिए। तब कैसे करेंगे, क्या बोला गया है, आर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। हमारे पास एक सॉल्यूशन है फिनॉल का, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। हमारे पास क्या है, सॉरी वापस आते क्वेश्चन पे, आर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। तो मतलब क्या है, मेरे पास फिनॉल है, उसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो जो हमारा प्रोडक्ट P बनता है, हमें उसके अंदर क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो ये P बना है इसके अंदर में क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, तो फर्स्ट आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन कौन सी है, तभी आप प्रोडक्ट निकालेंगे, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। तो आपने ये फिनॉल चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्कोहल फिनॉल के अंदर ये राइमर-टाइमन रिएक्शन है। राइमर-टाइमन होता है क्या है, ये फॉर्माइलेशन करवाता है आपका, जो आपका
और तो पोजीशन होगा CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। ओके, अब आपको प्रोडक्ट पता चल गया। अब इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन न्यूमरेटर में रखिए अपॉन टोटल मास, मतलब टोटल कंपाउंड का मास, देन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? देखिए कितने कार्बन है, C6H4, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये हो गए, और एक कार्बन ये वाला आ गया प्लस CHO। ठीक है, देन OH, इन सबका मास जोड़ना है। इस बेंजीन रिंग में कितना आ गया? C6H4, देन CHO, देन OH। मास निकालिए, टोटल मास कितना आएगा? 72 प्लस 76, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 17, यहाँ पे 16 प्लस 17 हो गया ऑलरेडी। ओके, ऐड करते हैं 76 प्लस 12 122। इस टोटल मास कितना आ गया? 120 ग्राम। अब इसमें कार्बन का मास कितना है? देखिए यहाँ पे कार्बन कितने थे? 6 कार्बन का मास कितना हो गया? बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, 72। यहाँ पे भी एक कार्बन है, यस है ना? ठीक है, तो इसका मास कितना है? प्लस 12, 72 प्लस 12 84, 84 डिवाइड बाय 122 क्या होगा आपके पास? 84, जनरली ये मास कितना है? 84, 84 डिवाइड बाय 122, देन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए आप। तो ये अराउंड कितना आएगा आपके पास? बताइए, हमें क्या पूछा गया इसके अंदर? नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है ना, नियरेस्ट इंटीजर अराउंड 69%। ओके, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। ओके, ठीक है। हाँ, ये भी देखिए, अच्छा का क्वेश्चन है लिमिटिंग रेजेंट के ऊपर ही आपका। आइडेंटिफाई क्या पूछेगा? पूरा रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है आपको, आइडेंटिफाई हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रेजेंट। किस केस के अंदर हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रेजेंट तरह यूज होगा? ठीक है, जब भी आपको रिएक्शन दे रखी हो ना, देखिए यहाँ पे मोल्स का थोड़ा चक्कर है, हर किसी का स्टोइकोमेट्री 1 नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो क्या करना है आपको? फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस में क्या है? 14 ग्राम ऑफ N2 एंड 4 ग्राम ऑफ H2। 14 ग्राम ऑफ N2, 4 ग्राम ऑफ H2, ये दे रखा है। अब देखिए पहले मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ N2। मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालें? गिवन मास, मोलर मास कितना है N2 का? 28, 0.5। अब ठीक है, मोल्स ऑफ H2 निकालिए। मोल्स ऑफ H2 गिवन मास कितना है? 4, मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का? 2, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? फॉर लिमिटिंग रेजेंट, फॉर लिमिटिंग रेजेंट के लिए क्या करेंगे? स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करेंगे ईच का स्टोइकोमेट्री। मोल्स, जो मोल्स आए हमारा, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री, जो मोल्स हैं, मोल्स क्या है? 0.5, और नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्री कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड, तो एक्चुअली 0.5 ही रहा। अब हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्री कितना है? 3, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्री कितना है? 3, तो 2 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 डिवाइड बाय 3, 0.66। अब इसमें से जिसकी वैल्यू लीस्ट होगी, लीस्ट वैल्यू, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो इसमें से नाइट्रोजन की वैल्यू लीस्ट आई है, मतलब मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री करने के बाद, तो नाइट्रोजन क्या है इस केस में? लिमिटिंग रिएजेंट। पर हमसे क्या पूछा गया? हाइड्रोजन वाला केस, तो फर्स्ट तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ रहा है लिमिटिंग। सेकंड केस भी करते हैं। ओके, 1 बाय 1 हमें सबका निकाल के देखना पड़ेगा इसमें। देखिए अब इस केस में निकालते हैं, बी केस में 28 ग्राम ऑफ N2 प्लस 6 ग्राम ऑफ H2। देखिए पहले मोल्स निकालेंगे हम, गिवन मास अपन मोलर मास, N2 का मास कितना है? 28 ही होता है, 1 आ गया। अब स्टोइकोमेट्री से डिवाइड, वो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं? स्टोइकोमेट्री से डिवाइड,
स्टैचोमेट्री जो ये है आपका ना, स्टैचोमेट्री कितना है N2 का 1, तो 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब मोल्स ऑफ H2 निकालिए। H2 का गिवन मास कितना है 6, मोलर मास कितना होता है 2, 2 1 जा 3 आ गया। ठीक है, अब फॉर स्टैचोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा लिमिटिंग के लिए। हाइड्रोजन का स्टैचोमेट्री कितना है 3, तो 3 डिवाइड बाय 3 1, तो दोनों बराबर आ गए। तो इन दोनों केस में कोई लिमिटिंग नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन लिमिटिंग, दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमें तो हाइड्रोजन वाला लिमिटिंग केस ढूंढना है। ठीक है, थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस क्या है, 56 ग्राम ऑफ N2 10 ग्राम ऑफ H2, मोल्स ऑफ N2 गिवन मास 56, मोलर मास कितना होता है N2 को 28, तो कितना आएगा यहाँ पे 3। अब स्टैचोमेट्री कितना है N2 का 1 ही है, हमने पहले से देख के आ रहे हैं, तो 3 आ गई वैल्यू। हाइड्रोजन में चलते हैं। मोल्स ऑफ H2 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। कैसे नो, स्टैचोमेट्री कितना है हाइड्रोजन का, स्टैचोमेट्री 3 था, 5 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1.66। तो किसकी वैल्यू लिस्ट आ रही है, हाइड्रोजन की ना, तो इट्स कंसीडर एज लिमिटिंग रीजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। हमें यही पूछा गया था विच केस इज हाइड्रोजन एज एक्ट एज अ लिमिटिंग रीजन, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ओके ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। व्हेन हाइड्रोकार्बन ए अंडरगो कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक हाइड्रोकार्बन है हमारा, वो क्या कर रहा है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, मतलब कंबशन रिएक्शन दे रहा है। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट है हमें 9.5, और वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 इक्विवेलेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इट। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है हमारा, हाइड्रोकार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है, एयर से, एयर मतलब O2, तो क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर, ये तो जनरल रिएक्शन है। अब इसके मोल्स जो ये है ना, इसका फॉर्मूला निकालना है, तो इसको मैंने क्या मान लिया CXHY। ठीक है, अब O2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से बनेगा वाटर, यस है नो। अब आपको थोड़ा सा इसकी जो स्टैचोमेट्री वो याद होना चाहिए, जनरल रिएक्शन क्या होती है, X प्लस वाई बाय 4, X प्लस वाई बाय 4। तो O2 के मोल्स कितने चाहिए होते हैं, X प्लस वाई बाय 4, और CO2 कितना बनता है X, और Y कितना बनता है, मतलब वाटर कितना बनता है Y बाय 2, वाटर कितना बनता है आपका Y बाय 2। ओके, अब यहाँ पे वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 इक्विवेलेंट, वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वाटर का 3 इक्विवेलेंट है, तो मतलब वाटर के मोल्स कितने 3 है, 3 है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कितने मोल्स आने चाहिए Y बाय 2, तो हमारे पास Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, इसको इधर भेज दीजिए आप, तो Y क्या आ गया 6। ठीक है, अब हमें X निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो CXHY है ना। अब X के लिए निकालिए। अब हम बताओ O2 के मोल्स कितने रिक्वायरमेंट थे हमें, वी रिक्वायर द O2 के मोल्स 9.5, यस है नो। तो हमें पता है X प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू क्या आएगी, X प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 9.5। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू 6 डाल देते हैं, 6 बाय 4 9.5। अब माइनस करते हैं, मतलब उसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के उधर, अब इसे माइनस करिए 9.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8, अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरा CXHY था ना बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, C8H6। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा C8H6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में ना थोड़ी गलती हो गई, क्वेश्चन प्रिंट करना भूल गए ये लोग। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इसमें पूछा गया है रेशो ऑफ
और जो आपका हाइड्रोजन एटम है, रेशियो ऑफ R4 मतलब फोर्थ रेडियस एंड R3 फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब जो फोर्थ शेल है आपकी, फोर्थ शेल एंड थर्ड शेल, क्या करना है, रेशियो निकालना है फोर्थ शेल थर्ड शेल की रेडियस का। ओके, अब तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। जो फोर्थ शेल है और थर्ड शेल है उसकी जो रेडियस है उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो। और कौन सा एटम कंसीडर कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम। ओके ठीक है, आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो रेडियस होती है Rn इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाय z, ये फॉर्मूला होता है। ये 52 अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू मतलब 1 फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल। ओके, z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम होता है, जो मेरा हाइड्रोजन एटम होगा उसकी फर्स्ट शेल ही होती है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर ही होता है, जनरली हम ये मानते हैं। तो जनरली 52.9 को हम कंसीडर करते हैं एज अ कांस्टेंट R0, क्योंकि जनरली हर किसी केस में सेम ही रहता है ये n स्क्वायर बाय z। ठीक है, अब आपको किस किस शेल के लिए निकालना है वो देखते हैं हम। अब हमें निकालना फोर्थ शेल के लिए। फोर्थ शेल, पहले फोर्थ शेल तो R4 करेंगे, R0 4 का n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4 4 जा 16 अपन z की वैल्यू 1, यस या नो। अब इसे निकालने में R3 के लिए भी, R3 R0 3 का स्क्वायर कर देंगे अपन 1, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, R4 इक्वल टू R0 16, R3 इक्वल टू R0 9। हमें रेशो करना है R4 बाय R3, डिवाइड इक्वेशन 1 to 2, R0 16 R0 9, तो R0 से R0 कैंसिल क्योंकि वो सेम है सबके कैसे। R4 बाय R3 इक्वल टू 16 बाय 9, तो R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय R3। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, R4 इक्वल टू 16 बाय 9 R3, तो ऑप्शन बी। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है भी, ऐसा रिपीट हो गया ना। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की इन अ सेकंड ऑर्बिट, किसके लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए। सेकंड और किस एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, उसमें किस में रिप्रेजेंट किया है, इसमें। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फॉर n इक्वल टू 2 किस में रिप्रेजेंट किया इन्होंने, h स्क्वायर x m a स्क्वायर। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें से जो x की वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 10x, हमें इसकी वैल्यू बतानी। ये x यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या वैल्यू देगा। तो फर्स्ट हमें काइनेटिक एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी भी रिप्रेजेंटेड इन h स्क्वायर x बाय m a स्क्वायर, m a नॉट, सॉरी a नॉट। ठीक है, चलिए अब वो काइनेटिक एनर्जी का अपने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता होगा जो बोर थ्योरी थी उससे एक mv का हमने फॉर्मूला निकाला था मोमेंटम से, mv इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई r। यस है ना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, mv इक्वल टू nh बाय 2 पाई r अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। उन्होंने मोमेंटम को कंपेयर किया था काइनेटिक एनर्जी से। अब स्क्वायर कर दे, क्योंकि हमें mv स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो स्क्वायर बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 2 to the 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। कैसे नो, अब देखिए एक m को अलग कर देते हैं हम, m v स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m। ओके, तो mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको यहां पुट करते हैं इक्वेशन 1,
पुट इन इक्वेशन 1/2 एम वी स्क्वायर की पूरे की वैल्यू है, अब ये आ जाएगा एम से एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अब देखिए हमसे क्या है, यहाँ पे जो रेडियस है उसको कभी कर लोग ए में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए की टर्म में, यहाँ पे ए की टर्म है। तो देखिए अब क्या होगा, इसको अगर मैं वैसे लिखूं एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 2 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ये है। और हमारे पास ऑर्बिट किसकी बात कर रहे हैं लोग, सेकंड ऑर्बिट। तो देर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो एन इक्वल टू 2, तो एन इक्वल टू 2 करेंगे तो 2 2 4, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 2 डालनी पड़ेगी। एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर, तो रेडियस भी किसकी आएगी, सेकंड ऑर्बिट की, R2। ओके, एम R2 का भी क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा बच्चे, ये याद रखिएगा। R ये नॉर्मल था, मतलब जनरल फॉर्म था, अब R2 होगा क्योंकि हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर नहीं है तो हमें ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैं A2 लिख देता हूँ, A2। ओके, A2, ठीक है। अब मुझे पता है रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि जनरली यहाँ पे तो A0 की टर्म में दे रखा है ना, तो हमें A2 को A0 पे करना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड। इसको मैंने यहाँ पे कांस्टेंट था, A0 ले लिया, एन स्क्वायर बाय जेड A0। अब आपको पता है यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे, 2, क्यों A2 निकालना है। A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A0 2 2 4, जेड की वैल्यू 1। अब A2 की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, यहां से इसको पहले कट कर दी 1/2, तो 1/2 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एम। A2 क्या है मेरे पास, A2 व्हाट इज A2, A0 मल्टीप्लाई 4 और इसका भी स्क्वायर, A0 मल्टीप्लाई 4 इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, एच स्क्वायर 4 4 16 हो गए यहाँ पे, A0 का स्क्वायर, कैसे ना, A0 का स्क्वायर होगा क्योंकि उस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम। तो सॉल्व करके आएगा एच स्क्वायर 62 32 पाई स्क्वायर A0 स्क्वायर एम। अब हमें कंपेयर कैसे करना है इसको इस वाले से, तो कंपेयर करके क्या बनेगा हमारा, कंपेयर क्या था, एच स्क्वायर एक्स A0 स्क्वायर एम, यही था हमारे पास। और हम कंपेयर इसे करते हैं, देखिए ये वाला पार्ट आपका सेम है, आपका एच स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर, तो ये पार्ट है वो आपका सेम है। तो जो ये बचा यही एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा एक्स क्या हो गया यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, ये सुनो। अब पाई की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14, गिवन भी है यहाँ पे। तो हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, अगर हम एक्स निकालें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर। ओके, 32 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है ये 315.50। हमें क्या निकालना है, 10x निकालना है। याद रखिए क्वेश्चन में यही गलती हो जाएगी, 10x पूछा गया, x हमने निकाल लिया 10x, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3155। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3155। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, गुड। हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ने ज्यादा जगह ले ली ना, क्योंकि बड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये, इसमें हमने रेडियस का भी कंसेप्ट समझा, बोर मॉडल भी इंक्लूड हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी आ गया एट द एंड।
ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सही है ना आपका। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड, क्या बोला गया? द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ वन डायमेंशन रीजन ऑफ लेंथ इज 2a0 एंड a0 की वैल्यू दे रखी है। अनसर्टेनिटी स्पीड निकालना है हमें। स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल टू सेम ही होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा v मल्टीप्लाई डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 m। यही होता है जो हिंसनबर्ग से हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है, एट द एंड जाके यही निकलता है। डेल्टा v मतलब अनसर्टेनिटी इन स्पीड, अनसर्टेनिटी इन स्पीड। ये क्या होता है हमारा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। m क्या होता है हमारा? मास। m क्या होता है हमारा? मास। जो भी स्पीशीज है वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, हमें कहना है डेल्टा v निकालना है, तो डेल्टा v कैसे निकलेगा? h बाय 4 मल्टीप्लाई डेल्टा x। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? h की वैल्यू क्या होती है? 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34, 4 मल्टीप्लाई 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 गिवन है यहाँ पे। 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31। अब डेल्टा x कितना है? डेल्टा x यहाँ पे है 2a0 और a0 हमारे पास कितना गिवन है? 52.9। 2 मल्टीप्लाई 52.9 और ये किस में? पिकोमीटर में। याद रखिए स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे हम, तो पिकोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं? 10 की पावर माइनस 12। ये कन्वर्जन होता है, तो इसको 10 के माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 52.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। अब सॉल्व करते हैं, इसे क्या आएगा? थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है ना, काफी बड़ा हो गया ये। देखिए पहले हम सिंपल सा 10 की पावर खत्म करते हैं। आपको तो माइनस 31 ये रहा, माइनस 12 ये रहा, माइनस 31 माइनस 12 ये क्या देगा आपको? 31 और 12 क्या आएगा? 43। तो 10 की पावर 43 ऊपर आ गया। ओके, तभी मैं कैंसिल हो जाएंगे। आप कितना आएगा यहाँ पे? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब प्लस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6 3 और 10 का प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पे। बट वी गेट 10 का प्लस 9। ओके, ठीक है, 10 की पावर प्लस 9। अगर आप इस पार्ट को पूरा कैंसिल कर दें, मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया इसे। नीचे क्या? 4 मल्टीप्लाई 3.14 9.1 2 मल्टीप्लाई 52.9। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1 आराम से। अब ये कितना आ जाएगा आपका? अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अराउंड 548। अराउंड कितना आ जाएगा का? 548। ओके, जनरली यहाँ पे हमारी जो स्पीड आएगी वो मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर में। पर यहाँ पे जितने भी आंसर गिवन है वो सेंटीमीटर में है।
तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे बाद में ना, वो कैंसिल आउट करके। ओके, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, अराउंड 548। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ फोर्थ बोहर ऑर्बिट। सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने पहले पीछे पढ़ा था, कंपेयर करने वाला ही है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। अब यहाँ पे ऑर्बिट वाला कंपेयर करना है, मतलब एन की वैल्यू कहीं से इंट्रोड्यूस करनी है, क्योंकि हमें फोर्थ ऑर्बिट पूछी गई है। अब मुझे पता है एम वी इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाय 2 पाई आर, जो हमने बोहर मॉडल ने दिया था, हमने पीछे भी डिस्कस किया था ना अभी, एम वी इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई आर। अब देखिए, अब एम वी की वैल्यू यहाँ पे डालता हूं मैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच एन एच मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये है ना। अब मुझे एन की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे 4 रख दी। एच देखिए, एच से एच तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है यहाँ पे ऊपर 2 पाई आर, आर भी कौन सा, फोर्थ ऑर्बिट का, और यहाँ एन क्या है, एन की वैल्यू भी 4। अब मुझे R4 निकालना है, R4 क्या होगा, आर नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड। और किसकी बात कर रहे हैं, जनरली हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, अगर कुछ गिवन नहीं है तो एन की वैल्यू क्या होगी मेरा 4, तो Z इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 4, क्या जाएगा 16, आर नॉट मल्टीप्लाई बाय 16, तो R4 की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R4 क्या होगा, आर नॉट 16 डिवाइड बाय 4, 4 वन जा 4 जा, और देन इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 4 2 जा 8 पाई आर नॉट को हम क्या लिख सकते हैं 8 ए नॉट भी, क्योंकि जनरली कांस्टेंट है वो, तो 8 पाई ए नॉट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ना, क्या पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करते हैं, एन प्लस एल, जिसकी लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन प्लस एल हैविंग लो एनर्जी। अगर किसी की इन केस इफ एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है दो केसेस में, तो लीस्ट एन वैल्यू कंसीडर लोअर एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में एन प्लस एल कितना आ रहा है, एन की वैल्यू 3 प्लस 0 3। बी केस में क्या है, एन प्लस एल 4 प्लस 0 4। थर्ड केस में क्या है, एन प्लस एल, तो अभी क्या है 3 प्लस 1 4 आ गया इसमें भी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, डी एन प्लस एल, इसमें कितनी है 3 प्लस 2 कितना जाएगा 5। तो लीस्ट किस में आ रही है, फर्स्ट केस में ही है, तो इसमें एन प्लस एल के लिए लीस्ट है, तो ए की वैल्यू एनर्जी सबसे कम। ठीक है, अब उससे ज्यादा कौन से होंगे 4 वाले। अब 4 में एन की वैल्यू 2 बराबर आ रही है, तो मतलब 4 केस में क्या है, जो बी और सी एस में एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, तो जिसमें लीस्ट वैल्यू होगी एन की, तो सी ऑप्शन में एन की वैल्यू लीस्ट है 3f और बी में 4 है, तो ऑप्शन जो सी होगा उसकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू बी। ओके, अब देन डी की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, तो डी बी सी है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चे डिस्कस। अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, आपको सारे सॉल्यूशन का जो भी आपको जवाब है वो मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी आप क्वेरी हो, कैसे ज्वाइन करना है आगे, हम कैसे आगे गो थ्रू कर सकते हैं, कैसे हम ट्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वो बाकी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें या कहीं पे भी, हमारी टीम आपको रीच कर लेगी। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, अब आपका एग्जाम क्लियर है, पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस करिए, कंसेप्ट और थ्योरी को रिवाइज ज्यादा करिए, नई चीजों की तरफ कम भागिए, जो पढ़ रखा है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, और देन नई चीजों की तरफ भागिए। अगर पुरानी चीजें वीक है तो फिर नई चीजें मत पढ़िए। ओके, आज का सेशन वहीं पे ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।